बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक डब्ल्यूटीओ, इसकी कुछ हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वैसे देखा जाए तो डब्ल्यूटीओ, मैं आपको कुछ बताती हूँ, एक सेकेंड। तो सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब कंट्रीज डेवेस्टेट हो रही थी, किसी के पास भी पैसा नहीं था, कुछ किसी भी काम को करने के लिए भुखमरी फैल रही थी, तो ग्रेट डिप्रेशन आ गया। हर जगह बहुत ज्यादा इतनी बुरी तरीके से मंदी आ चुकी थी मार्केट में कि वहां से रिकवर होना या वहां से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा जो था वो लोगों को नजर आने लगा। तो उसके उससे सोचा कि सब लोगों ने कि एक काम करते हैं, सब लोग हैंड्स ज्वाइन करते हैं और मिलकर इस सिचुएशन से हम जो है बाहर निकलते हैं। तो फिर एक 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बहुत सारे टॉपिक्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो आज हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ जैसी चीज़ें देखते हैं, या डब्ल्यूटीओ का भी अगर हम थोड़ा बहुत ओरिजिन जो है वो यहाँ से इसकी रूट्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो जो आपकी ये वाली इंस्टीट्यूशन है, सॉरी ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पर हुई थी? ये जो है हमारी यूएसए में एक जगह है, न्यू हेम्सफेयर, वहां पर जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर दो मेजर प्रोपोनेंट्स थे। ये टू मेजर प्रोपोनेंट्स के नाम आपको याद करने बहुत जरूरी है। मतलब ये जो आपके मेजर प्रोपोनेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हैरी डेक्स्टर वाइट, और एक आपके रहे थे इसके अंदर JM केन्स, जॉन म्यानमार्ट केन्स। ये दो प्रोपोनेंट्स जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों प्रोपोनेंट्स ने बहुत सारी चीज़ों को सजेस्ट किया, जिसके बाद हमारी जो है तीन तरह की उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बेसिकली ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दो इंस्टीट्यूशंस को बनाने का इन्होंने फैसला लिया। एक IBRD, आज जो आपका वर्ल्ड बैंक है पहले वो IBRD था, और एक IMF, इन दोनों को बनाने का फैसला लिया। एक और इंस्टीट्यूशन को बनाने की बात करी गई जिसका नाम था, इंस्टीट्यूशन को बनाने की बात करी गई जिसका नाम था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये दोनों इंस्टीट्यूशंस का तो फॉर्मेशन यहीं से 1944 से ही ट्रेस किया गया। पर लेकिन ITO वाली जो ये डिस्कशन हुआ था कि इस इंस्टीट्यूशन को भी बनाते हैं, तो यूएस के जो सेनेटर थे उन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया, जिसके कारण ये वाली इंस्टीट्यूशन कभी भी आ नहीं सकी। तो उसके उसको वो नहीं आई, तो उस टाइम पर एक टेम्पररी अग्रीमेंट किया गया, टेम्पररी अग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर से गैट जो है आया। अब गैट क्या है? जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये वाली जो इंस्टीट्यूशन, या इसको इंस्टीट्यूशन ना कहकर हम एक एग्रीमेंट का जो है नाम देंगे, इसका जो है आप ओरिजिन यहाँ से जो है ट्रेस कर सकते हो। तो बाद में गैट ही जाकर फ्यूचर में जो है वो अब WTO बना, तो कहीं ना कहीं WTO का भी ओरिजिन जो है हम वो यहाँ से देख पाते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता लगा कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद गैट को 1944 में इसका ओरिजिन हुआ, तो ऑलमोस्ट 1945 में गैट ने अपनी वर्किंग जो थी वो स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, कि मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो WTO है उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं से यहाँ से ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि गैट ही तो फ्यूचर में जाकर WTO बना था। तो गैट का जो ऑफिशियल बर्थ या फिर ऑफिशियल जो इसकी वर्किंग थी वो 1947 में स्टार्ट हो गई थी। अब गैट क्या करता था? गैट का मेन गोल था कि इसको टैरिफ को रिमूव करना है। अब टैरिफ हमारे दो तरह के होते हैं, जो कि टैरिफ बैरियर्स होते हैं, मतलब बैरियर्स हमारे दो तरह के होते हैं बेसिकली। टैरिफ बैरियर्स होते हैं, और एक हमारे कौन से होते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं।
अब टैरिफ बैरियर तो सीधा सीधा हमने बोला कि अगर आप यूएसए से सामान मंगवाओगे तो हम आपको, अगर 100 रुपए की चीज मंगवाओगे तो उसके ऊपर हम आपसे 150 रुपीज टैक्स जो है इम्पोज कर देंगे, जो कि आपको देना पड़ेगा। एक नॉन टैरिफ बैरियर होता है, उसमें मैंने कहा कि आप यूएसए से सिर्फ 100 यूनिट्स ही किसी चीज का इंपोर्ट करा सकते हो, उससे बियॉन्ड आप कुछ भी वहां पर यूएसए से इंपोर्ट जो है वो नहीं करा सकती हो। तो ये बैरियर्स होते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, अगर हर एक कंट्री इस तरीके के बैरियर्स लगाए, देखो वो बैरियर्स अपने आप को वो प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाती हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हर कंट्री ये बैरियर्स लगाने लग जाएगी तो इस तरीके से ना आप मुझसे सामान खरीदोगे ना मैं आपसे सामान खरीदूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब जो है वो कॉस्ट को बढ़ा देती हैं सामान के। तो उस तरीके से तो कभी ना आप ग्रो कर सकोगे और ना ही मैं ग्रो कर सकूंगी। इसलिए इस अग्रीमेंट के अंदर हमने ये डिसाइड किया कि जो ये अननेसेसरी, अगर जो ये अननेसेसरी आप बैरियर्स होते हैं इनको हम रिमूव करेंगे, जो कि हमारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो थे वो इनके अंदर बात करी गई। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर फ्री फ्लो होना चाहिए गुड्स का, जो भी है आपस में, सिर्फ गुड्स का ही नहीं सर्विसेज का भी, आपस में जो कंट्रीज है वो मिलकर इजीली जो है ट्रेड कर सके। कोई भी यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पर बैरियर्स को नहीं लगाएगा, कुछ किसी भी तरीके की अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। बट क्योंकि हमने बात करी कि ये टेम्पररी अग्रीमेंट था, तो इसके अंदर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी, मतलब अगर दो नेशंस के बीच में फाइट हो जाए तो उनकी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी वो बहुत ही ज्यादा वीक थी। तो उन सब के चलते देखा गया कि गैट के अंदर काफी प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे गुड्स को कवर किया ही नहीं गया था, बहुत लिमिटेड सा इसका स्कोप था। तो उसके चलते हमने कहा कि ना ही इसका कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था, तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि अब हम इसको जो है खत्म करते हैं और एक वाइडर स्कोप वाले एक अच्छी इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं। और उसके चलते हमने डब्ल्यूटीओ को बनाया। आई होप अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि डब्ल्यूटीओ आया कहाँ से। डब्ल्यूटीओ गैट का सक्सेसर है, यानी कि गैट का फ्यूचर इन जो है गैट का ये रहा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। सो बेसिकली गैट के अंदर ना, मतलब जो इनके अंदर मीटिंग्स तो होंगी, कोई एग्रीमेंट बना है, लोग उसके अंदर जुड़े हुए हैं। सो उनके अंदर कुछ मीटिंग्स हुआ करती थी, उनमें से हम कुछ मीटिंग्स को ना राउंड्स बोलते थे। तो गैट का जो 8th राउंड था जिसको उरुग्वे राउंड बोलते हैं, अब ये जो है ये इतना इम्पोर्टेंट राउंड है, मतलब ये इतनी इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बात बता रही हूँ कि इतनी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये 1986 से 1994 तक की बात जो है। तो 1986 में उरुग्वे राउंड हुआ, जिसके अंदर एक मेजर नेगोशिएशन हुआ कि हम इस उरुग्वे राउंड में डिस्कस करते हैं कि हम डब्ल्यूटीओ को क्रिएट करेंगे और गैट को खत्म करेंगे, जिसके कारण एक माराकेश अग्रीमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, माराकेश अग्रीमेंट को साइन किया गया। माराकेश अग्रीमेंट का मतलब है, मतलब बेसिकली माराकेश अग्रीमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मोरक्को में एक जगह है माराकेश, वहां पर साइन हुआ था, तो इसको हमने माराकेश अग्रीमेंट, माराकेश ट्रीटी का नाम दे दिया गया था। जहां पर ये साइन किया गया, जितने भी लोग वहां पर आए थे, कि हम एक इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं जो बेसिकली ट्रेड के फ्री फ्लो के लिए काम करेगा। और 1986 में ये बात हुई, 1994 तक ये सब डिस्कशंस और इसकी वर्किंग वगैरह सब चलती रही कि किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाएगा। और 1995 में ऑफिशियली डब्ल्यूटीओ को लाया गया। तो 1947 में हमारा गैट आया था, 1995 में हम डब्ल्यूटीओ को ले आए। आई होप आपको यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज या बात जो मैंने बताई है वो छोड़ने की नहीं है, क्योंकि ये ना नेट के कॉन्सेप्ट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब नेट में ना इतनी बार जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है कि उरुग्वे राउंड कब आया, या माराकेश ट्रीटी में क्या साइन हुआ, डब्ल्यूटीओ कब आया, गैट कब आया, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ सिर्फ इतनी जगह से ही आपको देखने को मिलती है। अब डब्ल्यूटीओ के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, अब सिंपल सी बात है, पहली बात तो ये क्या करेगा,
प्रमोट करेगा जी, किसको करेगा प्रमोट? फ्री ट्रेड को प्रमोट करेगा। अब आया ही फ्री ट्रेड के लिए, तो वही नहीं करेगा तो क्या ही होगा। उसके बाद क्या करेगा? फेयर कंपटीशन, कि सबके बीच में फेयर कंपटीशन हो, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना। और इसके अंदर ना एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी आई थी, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो मैंने आपको बताया कि गैट के अंदर प्रॉब्लम ही यही थी कि उसके अंदर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी वो बहुत ज्यादा वीक थी, तो इस चलते यहाँ पर एक अच्छी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को लाया गया। और जो डब्ल्यूटीओ है वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में, उनको सपोर्ट, उनको फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करने में। ठीक है, अब मैं आपको 3 मेजर प्रिंसिपल्स के बारे में बताना चाहूंगी डब्ल्यूटीओ के, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। So 3 major principles, even if you are in MCOM और BCOM, then also MBA भी अगर है तो उसमें भी आपके ये क्वेश्चंस आते हैं, आपका 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर यहाँ से बन सकता है। सो प्रिंसिपल्स क्या है WTO के? सबसे पहले तो इसके अंदर बात करी जाती है मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन, अभी तो आप लोग सोचोगे कि भाई मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, कोई यहाँ पर किसी पे बैरियर नहीं लगाना है, इस तरीके से फ्री फ्लो करना है, तो इसका मतलब भी वही है कि यहाँ पर सभी के सभी जो मेंबर्स है उनको इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। चाहे वो कोई कंट्री है, यहाँ पर सब इक्वल है, कोई भी किसी के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर करती हूँ। मान लो इंडिया ने जापान के लिए कोई कार बनाई, इंडिया ने कार्स बनाई, उसने जापान को वो लोअर टैरिफ पर देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो उसके ऊपर कम टैक्स लेता था जब जापान को देता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इंडिया यही चीज पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, भूटान को, नेपाल को और एनी अदर नेशन, तो उसको उतने ही इक्वल टैरिफ के साथ ये चीज देनी पड़ेगी। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने एक कंट्री को इस तरीके से दे रहे हो तो बचे हुए कंट्रीज को अलग मैनर में आप दे रहे हो। एक तो यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात करता है। सेकंड प्रिंसिपल जो मैं आपको बता रही हूँ वो इसके अंदर आएगा कि ये कहता है कि नेशनल ट्रीटमेंट। अब इसका क्या मतलब है? एक इंटरनेशनल बॉडी नेशनल ट्रीटमेंट की बात क्यों करेगी? सो नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अगर कोई इंपोर्ट कराते हो किसी गुड्स को, तो वो आपकी जो कंट्री के अंदर डोमेस्टिक गुड्स हैं उनके बराबर ही उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कि इंपोर्ट करा हुआ इंपोर्टेड गुड्स और डोमेस्टिक गुड्स इक्वल हैं आपकी कंट्री के लोगों के लिए। और थर्ड इसका ये जो एक इम्पॉर्टेंट आता है दैट इज फ्री ट्रेड, कि कोई भी आप बैरियर नहीं इम्पोज करोगे। एक आपका और इम्पॉर्टेंट देख सकते हो प्रोडिक्टेबिलिटी। प्रोडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि ट्रेड रूल्स जो है वो स्टेबल रहने चाहिए, उनको इजीली प्रिडिक्ट किया जा सके। एक फेयर कंपटीशन। तो ये कुछ एक चीजें इसके अंदर जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अब बिफोर वी मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ WTO, मैं आप सबको WTO के ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगी जो ऊपर बतानी रह गई। सो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट। मतलब नेट के एग्जाम्स में इतनी बार पूछा जाता है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारी हमारी ऐसी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, यानी कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये कब आया था? 1 जनवरी 1995 को आया था। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं? इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। ये इसकी इम्पोर्टेंट जो है ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। 164 टू 166 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। और इसके अंदर जो है हर कंट्री का गवर्नर या जो भी उसकी गवर्नमेंट से रिलेटेड एक मेंबर होता है वो इसके अंदर मेंबर बनता है, जो कि टाइम टाइम पर जब मीटिंग्स होती हैं या कोई भी डिसीजन लेना होता है वो इसके अंदर इफेक्ट मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट जो है वो करता है। एक ना इसकी नगोजी ओकोंजो इविला। अब मैं आपको एक बात बता दूं
ये इतना इम्पोर्टेंट नेम है जब हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ की। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नेम है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट अफ्रीकन और फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो थी या फिर डायरेक्टर जो है वो डब्ल्यूटीओ की थी पहली। अब बहुत बार नेट में पूछा गया है कि फर्स्ट वुमेन हु वाज द डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ वो कौन थी, तो नकोजी कौन जो इविलिया, ये उनका नेम है और उसमें आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, मूविंग ऑन, नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ। सो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ना डब्ल्यूटीओ की, सो बेसिकली डब्ल्यूटीओ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है वो है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। अब मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस सबसे हाईएस्ट बॉडी है जहां पर डिसीजंस को बनाया जाता है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये हर 2 साल में जो इसके मेंबर्स है वो मिलते हैं। फर्दर इसके अंदर 3 इंस्टीट्यूशंस आती हैं। एक आपकी आती है काउंसिल। काउंसिल मतलब इसको बोल देते हैं हम जनरल काउंसिल बोल देते हैं। सो एक आपकी इसके अंदर आती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ठीक है, एक थर्ड जो इसकी मेजर पार्ट है वो है इसका मतलब जो थर्ड इसके अंदर आपकी आएगी जनरल काउंसिल, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और एक आपकी इसके अंदर आएगी सेक्रेटरीट। ठीक है, अब जनरल काउंसिल भी फर्दर 3 तरीके से डिवाइडेड है। काउंसिल फॉर गुड्स, काउंसिल फॉर सर्विसेज और आईपीआर। अब ये इसको हम अच्छे से समझते हैं। काउंसिल क्या है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस ने कुछ भी जो है काम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस ने कॉन्फ्रेंस में कुछ भी डिसाइड हुआ, यहाँ पर इन्होंने कुछ भी फ्रेमवर्क बनाया, उसको एग्जीक्यूशन का काम किसका है? जनरल काउंसिल का है। जनरल काउंसिल क्या करेगी? वो गुड्स को कैसे उनके ऊपर किस तरीके से मतलब जो गुड्स हैं ये देखेगी कि जो भी ट्रेड हो रहा है गुड्स के अंदर वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। ये काउंसिल जो जनरल काउंसिल के अंदर फर्दर एक काउंसिल है फॉर सर्विसेज, वो ये देखेगी कि सर्विसेज इजीली फ्री फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। और ये आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि आपके कोई आपका कॉपीराइट हो गया, कोई आपका पेटेंट हो गया, कि उनके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। वो अगर किसी को अपना कोई आइटम पेटेंट कराना है, किसी का कॉपीराइट लेना है, ट्रेडमार्क लेना है, कोई ट्रेड सीक्रेट है, तो यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हो और फ्यूचर में उसके ऊपर अपनी इनकम अर्न कर सकती है। एक इसके अंदर आपकी रहेगी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, कि अगर दो मेंबर्स के बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई फाइट होगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को बनाया गया है। वो इनके बीच में जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। थर्ड आपकी रहेगी सेक्रेटरीट रहेगी। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जिस जो कि मतलब डायरेक्टर जनरल वगैरह इसको हेड करेंगे। और उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। वैसे ऑलमोस्ट यही है आपका डब्ल्यू के बारे में, दैट्स ऑल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी कैसे काम करती है। सबसे पहले इसके अंदर कंसल्टेशन होता है। कंसल्टेशन एज इन की जो भी दो मेंबर्स है पहले उनको बुलाएंगे कि आप पहले आओ बातें डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक पैनल बनेगा। पैनल क्या करेगा? चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर पैनल जो है एक रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है जो उसने बनाई होती है, अपने एक डिसीजन देता है। और अपील, अब कंट्रीज जो हैं वो अपील कर सकती है कि वो क्या चाहती हैं। और उसके बाद जो भी डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद जो भी हमारी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो कुछ भी डिसीजन देगी तो आपको वो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो भी अगर लूजिंग कंट्री होगी उसको वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेगी। देखो इंडिया जो है वो इसका मेंबर 1995 में बना था। इंडिया का मेजर इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर ना जो मतलब एग्रीकल्चर को लेकर बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर जो है रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो इंडिया मेजर
उसी के लिए यहाँ पर आया था, और उसका वो मेजर इंटरेस्ट एरिया भी है। यहाँ पर इंडिया जो फार्मर्स को सपोर्ट के लिए प्रोटेक्ट करता है, फूड सिक्योरिटी के लिए, और कुछ यहाँ पर ना एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये भी, अब क्योंकि इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर उसके लिए भी इंडिया यहाँ पर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, काफ़ी तरह के पेटेंट वगैरह भी होते हैं। हमने अपनी बहुत सारी मेडिसिन का, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का पेटेंट लिया हुआ है, जो कि हमें हेल्प करते हैं इन फ्यूचर टू अर्न सम रॉयल्टी एंड इनकम। सो ये दैट्स ऑल फॉर WTO। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट IMF एंड WTO, सॉरी IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं आपके एग्जाम और उसको नेट को लेकर। ओके, थैंक यू।